हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से आयो दसो फ्रेंड्स। आज हम ABFM के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 25 का पार्ट 1 करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स स्पैक के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज के बारे में। ओके, तो स्पैक क्या होती हैं, स्पैक से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, स्पैक तो देखिए, पहले समझते हैं कि स्पैक की ज़रूरत क्यों पड़ी ना, तब ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपको। देखिए, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज यानी कि विशेष उद्देश्य है एक्विजिशन करने का। एक्विजिशन करना, मर्जर करना है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी कंपनी को ओवरटेक करना है, ख़रीद लेना। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी है, तो उसका कोई IPO लाना होता है। अगर मान लीजिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो इस प्रोसेस में लगभग 12 महीने से लेकर के 18 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, क्यों? बहुत सारे कागजात होते हैं, सेबी के साथ फाइलिंग करनी पड़ती है, प्रॉस्पेक्ट बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते करते 1.5 साल लग जाता है, तब जा कर के किसी कंपनी का IPO आता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हुए इसका एक समाधान देखा गया। समाधान क्या देखा गया? एक सेल कंपनी बनाई जाएगी। सेल कंपनी यानी सेल कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कागज़ों में होती है। सेल कंपनी उन कंपनी को कहते हैं जो सिर्फ कागज़ों में होती हैं, ना उनका कोई अस्तित्व होता है, ना उनका कोई ऑफिस होता है, ना कोई प्रोडक्ट बनाते, कुछ नहीं, बस नाम लिख दिया, कंपनी तैयार है। ठीक है, कंपनी की सारी प्रक्रिया होगी उसमें, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ना तो ऑफिस होगा, ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सेल कंपनी बनाई जाएगी। इस सेल कंपनी का उद्देश्य ही IPO लाने का होता है। एक बार ये कागजी कंपनी तैयार हो गई तो ये अपना IPO ले आएगी। अब इस IPO को लाने में इसको जो भी समय लगे, वो जो भी है प्रक्रिया, वो इस सेल कंपनी की जिम्मेदारी है। ठीक है, IPO आ गया, इसका IPO मार्केट में आ जाएगा, तो शेयर IPO आने मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जनता इसके शेयर को खरीदेगी, खरीद करके अपना बाहर रखेगी। अब चूँकि ये जो कंपनी है ये लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर इसके शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं। अब अगर सोचिए कि ये जो सेल कंपनी है, मैं मान लेता हूँ फ़ोनपे नाम की कंपनी है जो अभी फ़ोनपे चल रहा है UPI में, ये फ़ोनपे को एक्वायर कर लेती है मान लीजिए। ठीक है, एक्वायर कर लिया यानी दोनों कंपनियाँ एक दूसरे के साथ मिल गई। अब इफ़ेक्ट क्या हुआ? इस कंपनी का ऑलरेडी मार्केट में IPO है, इसका IPO नहीं था फ़ोनपे का, लेकिन चूंकि ये कंपनी इसके साथ जुड़ गई तो भाई फ़ोनपे का IPO इज ऑलरेडी इन द मार्केट, इसका भी IPO आ गया एक तरीके से। डिड यू गेट द पॉइंट? तो जो काम फ़ोनपे 18 महीने से 24 महीने में कर पाती, उस काम को फ़ोनपे ने क्या किया, सेल कंपनी के साथ अपना टाई अप कर लिया, सेल कंपनी के साथ मर्जर कर लिया, या इस सेल कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया पूरी तरह से। तो क्या हुआ, अब जो शेयर इस कंपनी के थे वही फ़ोनपे कंपनी के भी शेयर हो गए। तो इस तरीके से मार्केट में पब्लिक लिस्टिंग किए बगैर, बिना अपना IPO लाए हुए भी हम IPO वाला काम कर सकते हैं। इसी को ही स्पैक कहते हैं। इसको किसको? ये जो कंपनी ने टास्क किया SPAC, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, इसने यही काम किया है। ठीक है, अब बेसिक फंडा यही है, बाकी कहानी तो हम 3-4 लेक्चर में पूरा अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है बिहाइंड दिस थिंग, वो ये है जो आपके सामने मैंने अभी प्रेजेंट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए भगवान कल को मुझे इतना बड़ा करता है कि मेरी अपनी खुद की कंपनी हो, ठीक है, और उस कंपनी का मुझे IPO लाना है, तो मैं IPO ना ला करके मैं क्या करूँगा, किसी स्पैक कंपनी के साथ में अपना टाई अप कर लूँगा। स्पैक कंपनी जो है मेरी कंपनी को एक्वायर कर लेगी, बदले में मेरी कंपनी का ऑटोमेटिक IPO आ जाएगा, और इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने टोटल लगते हैं। IPO इस स्पैक कंपनी का मार्केट में ऑलरेडी है ना। तो जैसे अडानी ने जो है ACC सीमेंट को एक्वायर किया। अब अगर अडानी के मार्केट में शेयर सीमेंट के ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ACC भी अगर उसमें शामिल होगा तो ACC का शेयर हो या ना हो, ऑटोमेटिक शेयर मार्केट में ACC आ चुकी है। दिस इज़ द फंडा बिहाइंड स्पैक। मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी। अब लंबी चौड़ी कहानी समझते हैं। अ कंपनी दैट डज नॉट कैरी एनी कॉमर्शियल ऑपरेशंस एंड इज इनकॉर्पोरेटेड प्योरली फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू एन IPO।
and is incorporated for the goal of acquiring or merging with an existing company is known as Special Purpose Acquisition Company SPAC। देखिए सारी बातें जो मैंने बताई, एक ऐसी कंपनी जो किसी तरीके कमर्शियल ऑपरेशन नहीं करती, कोई एक्टिविटी नहीं करती, ना कोई प्रोडक्ट बनाएगी, ना सर्विस देगी, ना कुछ खरीदेगी, ना बेचेगी, कोई मतलब नहीं है। इसका उद्देश्य, इसको बनाने का उद्देश्य केवल इतना होता है कि वो कैपिटल रेज करना चाहती, पूंजी जमा करना चाहती, पूंजी इकट्ठा करना चाहती आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। आईपीओ क्या होता है? कंपनी अपना मार्केट में जब शेयर लॉन्च करती है तो उसे आईपीओ बोला जाता है, ठीक है। और ये इसको इनकॉर्पोरेट किस लिए किया गया, बनाया किस लिए गया है? ताकि ये किसी कंपनी को एक्वायर कर सके या किसी कंपनी के साथ मर्जर कर सके जो पहले से चली आ रही है। ये कंपनी सारे एक्टिविटीज़, बिजनेस वगैरह सब कुछ कर रही होगी, जैसे रिलायंस है, रिलायंस को एक्वायर करने के लिए बनाई गई हो फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी कंपनी को हम स्पैक, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी कहते हैं। अ कंपनी स्ट्रक्चर्ड इन दिस वे इनेबल्स investors to contribute money to a fund which is subsequently used for acquisition of one or more unnamed enterprises which are only revealed after IPO। तो एक कंपनी यानी स्पैक जो कि इस तरीके से स्ट्रक्चर की जाती है कि जिससे क्या होगा, मतलब इसका आईपीओ मार्केट में आएगा। जब आईपीओ आएगा उस कंपनी का तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स होंगे उसके शेयर खरीदेंगे, बदले में फ़ंड इकट्ठा होगा और इस फंड को यूज करके कोई दूसरी कंपनियों को एक्वायर किया जाएगा। लेकिन कौन सी कंपनी को एक्वायर किया जाता है ये बात रिवील नहीं की जाती है आईपीओ तक। आईपीओ आने तक यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ जब आएगा उस कंपनी का, सेल कंपनी मैंने कहा, या इसी को ब्लैंक चेक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर सेल कंपनी का आईपीओ आएगा तो इन्वेस्टर को ये नहीं पता है कि कौन सी कंपनी को ये एक्वायर करेगी, बस इतना पता है कि हम इसका शेयर खरीद रहे हैं, आगे क्या होगा भगवान जाने, ठीक है। तो ये भी हिडन रहता है। अननेम्ड एंटरप्राइज को एक्वायर करना चाहती है और आईपीओ के बाद ही बताया जाएगा कि हाँ कौन सी कंपनी को हम एक्वायर करना चाहते हैं। दे फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1980। ये कॉन्सेप्ट अभी यूनाइटेड स्टेट्स में ही था फ्रेंड्स, जो है 1980 के दौरान यूएस में आया था। इंडिया में अभी इसमें जो है मतलब विचार ही चल रहा है कि हाँ हमें इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो 1980 के दौरान ये आइडिया आया, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में आया। ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन देयर वर पुअरली रेगुलेटेड एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस इन्वेस्टर लॉस्ट मनी ड्यू टू फ्रॉड। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया मार्केट में तो रेगुलेशन नहीं था, गाइडलाइंस नहीं थी। जब गाइडलाइंस नहीं थी तो उसका असर ये हुआ कि इन कंपनी मतलब फ्रॉड होने शुरू हो गए कस्टमर्स के साथ में। जैसे एक कंपनी आई जिसका सेल कंपनी है या ब्लैंक चेक कंपनी है, उसका कोई ऑफिस नहीं है, उसका कोई एक्टिविटी नहीं है, ना कुछ बनाती है ना कुछ बेचती है। तो ऐसे में उसने आईपीओ लॉन्च किया, मार्केट्स में 600 करोड़ रुपए उठाए और फिर गायब हो गई। भाई कुछ करती तो है नहीं, कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई कागजों के अलावा, तो 600 करोड़ रुपए ढूंढोगे किसके पास। तो इस तरीके की मतलब उल्लूपंथी उस ज़माने में हुई, उस समय में हुई और लोगों को ठगा गया। ओके, इसे ब्लैक चेक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैंक चेक कंपनी इज अनदर नेम फॉर दीज बिजनेस, यानी स्पैक, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज को ब्लैंक चेक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर चुकी हैं। रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में लगभग 250 स्पैक जो है इस्टेब्लिश किए गए, 250 स्पैक बनाई गई कंपनियां जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में थी और $80 बिलियन जो है जनता ने इसमें इन्वेस्ट किया है इन 250 स्पैक्स में। तो आप समझ सकते हैं $80 बिलियन इन 250 कंपनी में इन्वेस्ट किया, मतलब अच्छा खासा पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है। लगभग 600 स्पैक्स आईपीओज टुक प्लेस इन 2021 के दौरान लगभग 600 स्पैक कंपनियों ने, SPAC ने मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया। लगभग 600 स्पैक ने अपना आईपीओ 2021 में लॉन्च किया है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डज नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ब्लैंक चेक कंपनी। ध्यान रखिएगा, हमारे देश का जो फ्रेमवर्क है वो ब्लैंक चेक कंपनी स्पैक के क्रिएशन को अलाउ नहीं करता है। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 स्टिपुलेट दैट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कैन स्ट्राइक ऑफ अ कंपनी इफ इट डज नॉट कमेंस ऑपरेशन विद इन अ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि रजिस्ट्रार ऑफ जो कंपनीज होगा उसको अधिकार होगा कि वो किसी कंपनी को ख़त्म कर सकता है अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के, कंपनी का निर्माण होने के, कंपनी के गठन होने से
1 साल के अंदर में वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर देती है। आपने कहा कि मैं सोलर पैनल बनाऊंगा, आपने कंपनी 2021 में रजिस्टर करवाई, अब अगर 2022 तक आप जो है सोलर पैनल नहीं बनाना शुरू कर देते हैं, ऑपरेशन नहीं स्टार्ट करते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट करते, तो क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपकी कंपनी को एबॉलिश कर देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा, ख़त्म कर देगा, आपकी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। रिसेंटली रिन्यू पावर नाम की एक इंडियन कंपनी थी, had a business transaction for combining with a company situated in the US called RMG Acquisition Corporation 2, which a SPAC or blank check company। मतलब एक SPAC है, एक blank check कंपनी है जिसका नाम है RMG Acquisition Corporation। इसके साथ में हमारे देश की एक कंपनी थी रिन्यू पावर नाम की, उसने जो है टाई अप किया। अब अभी मैंने आपको कहा कि भाई इंडिया में ब्लैंक चेक कंपनियां नहीं बन सकती, तो करेक्ट है, रिन्यू पावर ब्लैंक चेक कंपनी नहीं है, ये एक्चुअल कंपनी है। रिन्यू पावर एक एक्चुअल कंपनी है जिसको एक ब्लैंक चेक कंपनी जो कि अमेरिका की है, इंडिया की ब्लैंक चेक कंपनी नहीं थी, आरएमजी एक्विजिशन कॉर्पोरेशन जो कि यूएस की एक स्पैक कंपनी है, उसने टेक ओवर किया है, उसने अपने साथ मिलाया हुआ है। अब क्या होगा कि आरएमजी एक्विजिशन कॉर्पोरेशन के शेयर मार्केट में ऑलरेडी होंगे, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे होंगे, इसलिए रिन्यू पावर के भी जो स्टॉक हैं, जो शेयर हैं, वो ऑटोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक एक्सचेंज नैस्डॉक पे जो है आपका ट्रांजैक्शन करने लगे। आफ्टर द ट्रांजैक्शन द कंबाइंड कंपनी वाज नेम्ड रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी। पहले इसका नाम था रिन्यू पावर, बाद में दोनों कंपनियों को मिला करके, यानी कि आरएमजी एक्विजिशन और इसको मिला करके रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी के नाम दिया गया और ये लिस्टेड हो गई नैस्डॉक पे। यानी नैस्डॉक जैसे हमारे यहाँ बीएससी और है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सिमिलरली वहाँ पर न्यूयॉर्क में नैस्डॉक है, तो वहाँ पर ये लिस्टेड हो गई। डिड यू गेट द पॉइंट? यानी रिन्यू कंपनी अपना आईपीओ लेकर नहीं आई फ्रेंड, देखिए ध्यान दीजिए, रिन्यू कंपनी ने आईपीओ लाने की जहमत नहीं उठाई, सीधे इस सेल कंपनी या इस ब्लैंक चेक कंपनी या इस स्पैक कंपनी आरएमजी एक्विजिशन के साथ में अपना एक्विजिशन करवाया, मर्जर कर लिया और सीधे सीधे जो है अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। डिड यू गेट द पॉइंट? मतलब कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, आप समझिए इस बात को। ओके, इसी जगह पर आप सोचो कि यूएस में किसी इंडियन कंपनी को अपना स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग करवाने में कितनी मशक्क़त और कितने सारे जो है रेगुलेशंस फॉलो करने होते, वो सारी चीज़ें आसान हो गई। दिस इज़ द फर्स्ट मेजर ओवरसीज लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनी वाया स्पैक। ये पहला इतने बड़े स्तर की लिस्टिंग है किसी विदेश में, इंडियन कंपनी का किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर पहली लिस्टिंग है बड़े स्तर की, जो स्पैक के थ्रू हुए हैं। स्पैक मतलब स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज के थ्रू। कुछ इंडिया के भी एग्जांपल हैं, वीडियोकॉन D2H और ऑनलाइन ट्रेवलिंग एजेंसी यात्रा के बीच में स्पैक डील हुई थी। यानी वीडियोकॉन D2H और यात्रा के बीच में स्पैक डील हुई थी। ओके, बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पैक टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चेंजिंग मार्केट फंडामेंटल एंड ऑल्सो बिकॉज स्पैक आईपीओ इन्वेस्टर्स हैव द डाउन साइड प्रोटेक्शन ऑफ रिडीम्शन डिसीजन, स्पैक हैव रिसेंटली बिकम वेरी पॉपुलर एज ए रिजल्ट ऑफ मार्केट डिसरप्शन कॉज्ड बाई कोविड-19 पैंडमिक। तो कोरोना का असर हुआ है कि स्पैक ज़्यादा पॉपुलर हो गए। देखिए, बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पैक टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चेंजिंग मार्केट फंडामेंटल, तो मतलब स्पैक में फ्लेक्सिबिलिटी है कि मार्केट में फंडामेंटल बदल रहे हैं। जैसे पहले आईपीओ लाना था तो कंपनी की सारी जहमत होती थी, लेकिन अब ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं मार्केट में एकदम नई चीज़ आई हुई। आप देखिए, इससे पहले अगर आपने स्पैक के बारे में नहीं सुना होगा तो आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। सोचिए, आप लोग किस स्तर पर सोचते हैं। मतलब मेरा कहने का है कि स्पैक बनाया गया, एक ऐसी कंपनी बनाई गई जिसका पर्पज ही है आईपीओ ला करके दूसरी कंपनी को खरीदना, और किसी काम के लिए कंपनी बनाई ही नहीं गई है, लेकिन मेहनत का काम तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि इस वजह से स्पैक जो है इंडस्ट्री से लोगों को जो है मतलब अपनी तरफ जोड़ने में सक्सेसफुल रही है, और इसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हुई। और कोविड-19 के दौरान जब मार्केट में उथल पुथल मची तो उस दौरान जो है स्पैक काफ़ी पॉपुलर हो गया। 2019 में देयर वर जस्ट 59 न्यू स्पैक इंट्रोड्यूस टू द मार्केट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 13 बिलियन। यानी कि 2019 में 59 नए स्पैक इंट्रोड्यूस की गई, स्पैक कंपनियां जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट $13 बिलियन का था। ठीक है, स्पैक इन्वेस्टर्स कैन बी प्राइवेट इक्विटी फंड्स आर इवन वेल नोन फिगर इन द पब्लिक आई। तो स्पैक में जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे, वो प्राइवेट इक्विटी फंड हो सकते हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी वगैरह हो सकता है, जो आम जनता जैसे जेफ बेजोस वगैरह, बिल गेट्स वगैरह हो गए, या फिर अमिताभ बच्चन और जो भी एक्टर वगैरह, एक्ट्रेस वगैरह, या फिर जो बड़े लोग हैं भाई जिनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है,
दे हैव अ डेडलाइन ऑफ 2 years टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ परचेज, इफ़ दे मिस इट दे विल बी रिक्वायर्ड टू रीपे द मनी टू इन्वेस्टर्स। अब इनके ऊपर गाइडलाइन है, पैसा इकट्ठा तो कर लिया भाई, मतलब आप अपना आईपीओ लेकर आए, खूब सारा पैसा इकट्ठा किया 600 करोड़, लेकिन अब इस 600 करोड़ को कब तक रख सकते हो? तो भाई आपको 2 साल के अंदर अंदर में एक्विजिशन कर लेना है, 2 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई कंपनी आपको खरीद लेनी है। तो डेडलाइन है 2 साल की कि सक्सेसफुली परचेज कंप्लीट कीजिए। अगर आप 2 साल में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो ये आईपीओ में पैसा लोगों ने लगाया है, इन्वेस्टर्स ने, ये पूरा का पूरा पैसा 600 करोड़ आप जनता को वापस करेंगे। ओके, स्पैक्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर फॉर्म्ड बाई इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स who have experience in a specific industry or business sector with the purpose of pursuing business opportunity in that field। तो स्पैक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनको बनाया जाता है किसके द्वारा? वैसे तो पैसे इन्वेस्टर्स देते हैं, बनाया स्पॉन्सर्स के द्वारा जाता है। स्पॉन्सर्स वो लोग होते हैं जो स्पैक का गठन करते हैं एक तरीके से। ओके, और इनको अनुभव होता है किसी विशेष इंडस्ट्री का, जैसे रिन्यूएबल इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हो गई, है ना, जिस इंडस्ट्री का उनको विशेष पर्पज होता है, उस बिजनेस सेक्टर का कायदे से आइडिया होता है। क्योंकि आप सोचो 600 करोड़ लेकर के एक कंपनी खरीदना है, 2 साल के अंदर में डील करनी है, एक कंपनी को मना लेना है, उसको एक्वायर कर लेना है, सारी प्रोसेस कर लेनी है, मतलब आपको उस क्षेत्र की डीप नॉलेज होनी चाहिए। In most cases, investors have at least one acquisition target in mind at the time of company's establishment। जनरली जो केसेस होते हैं, कभी भी स्पैक बनेगी, स्पैक अगर बनती है तो कम से कम एक एक्विजिशन दिमाग में रख करके बनाई जाती है। यानी वो ये सोच कर चलेगा कि हाँ चलो मुझे पेटीएम को जो है एक्वायर करना है। फॉर एग्जांपल एक स्पैक बनाते हैं और पेटीएम को एक्वायर करेंगे, ऐसा हम माइंडसेट बना के एक कंपनी अपने दिमाग में रखते हैं कि हाँ हमें इस कंपनी को एक्वायर करना है। हाउएवर दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज एट द टाइम ऑफ आईपीओ इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द डिस्क्लोजर प्रोसेस। लेकिन किस कंपनी को हम जो है एक्वायर करने की कोशिश करें, ये बात बताई नहीं जाती है आईपीओ के दौरान। आईपीओ तक, जब आईपीओ आ जाएगा तब आपको बताया जाता है, उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती है कि हम किस कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं। एज पर गाइडलाइन ऐसा होता है कि आप बता नहीं सकते हैं। इन्वेस्टर इन एन आईपीओ डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इन विच दे विल अल्टीमेटली बी इन्वेस्टिंग। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इन्वेस्टर्स को ये पता ही नहीं होता है आईपीओ खरीदते समय कि अल्टीमेटली वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ये पता ही नहीं चल पाता उनको। डिड यू गेट द पॉइंट? मतलब हम आईपीओ खरीद रहे हैं लेकिन किसका? ब्लैंक चेक कंपनी का। अब वो किस कंपनी को खरीदेगी हमें पता ही नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्ट रहता है। बिफोर इशूइंग देयर शेयर टू द जनरल पब्लिक, स्पैक मस्ट गेट अंडर राइटर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आप जनरल पब्लिक को अपना शेयर तभी बेच सकते हैं जब आपने अंडर राइटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया हो। अंडर राइटर कौन होते हैं या अंडर राइटिंग प्रोसेस क्या होती है? अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन टेक अ फाइनेंशियल रिस्क फॉर अ फी। अंडर राइटिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूशन आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क लेता है, बदले में उसको फीस लेता है। ठीक है, जैसे 100 रुपये का उधार एक आदमी ने लिया है तो वो आपको चुका नहीं रहा है, तो एक आदमी ने कहा मैं तुम्हें सिर्फ 80 रुपये दूंगा और बाकी का मैं इनसे 100 रुपये वसूल लूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके, तो 80 रुपये आपको दे दिए, तो देखो तुम्हारा 100 रुपये उधार था, तुमको 80 रुपये मिल गए, तो चलो तुमको संतोष हो गया कि कम से कम हमारा 20 रुपये डूबा और नहीं डूबा, और ये मेहनत करके जो है 100 के 100 रुपये वसूल लिए, तो इन्होंने सिर्फ 80 लगाया और 20 का फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके दोनों पार्टी को फ़ायदा हो जाता है। तो वही अंडर राइटिंग प्रोसेस है कि फ़ीस के बदले में एक रिस्क लिया। अब यहाँ रिस्क क्या है? सोचो कि ये 80 रुपये तो तुमको पे कर दिए, तुम्हारा 100 रुपये का उधार था, 80 रुपये लौटा दिया तुमको, तो तुम्हें तो 20 ही का लॉस हो रहा है और तुम 80 पा चुके हो। लेकिन सोचो कि ये अगर ये पार्टी 100 रुपये दे ही ना, कभी एक भी पैसा ना दे, तो जो 80 रुपये उसने लगाए हैं वो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ओके, तो ये अंडर राइटिंग की प्रक्रिया होती है। फीस के बदले में आप फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं। मनी दैट आर कलेक्टेड बाय स्पैक आर प्लेस्ड इन अ ट्रस्ट अकाउंट दैट आर इंटरेस्ट ऑन फंड। अब ये स्पैक के द्वारा जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको एक ट्रस्ट अकाउंट में रखा जाता है और जिस पर इंटरेस्ट अर्न होता है, इंटरेस्ट की कमाई होती है। दीज फंड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर एक्विजिशन आर इन इवेंट दैट स्पैक इज डिजॉल्व फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्निंग मनी टू द इन्वेस्टर्स। अब ये जो ट्रस्ट में आपने पैसा रखा हुआ है, इस पैसे का यूज दूसरी कंपनी को एक्विजिशन में किया जा सकता है, या किसी वजह से 2 साल बीत गया और स्पैक सक्सेसफुल नहीं रहा तो स्पैक को डिजॉल्व कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उस केस में इन्वेस्टर्स का जो पैसा उसको रिटर्न करने में इस मनी को यूज किया जाता है जो ट्रस्ट फंड में रखी गई है। इन अ सेलेक्ट फ्यू इंस्टेंस, कुछ
गिने चुने केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये जो इंटरेस्ट जो है आपको मिला हुआ है, जो आपने ये ट्रस्ट अकाउंट में पैसा रखा है, सोचो 600 करोड़ रुपए रखा है, तो भाई ठीक ठाक इंटरेस्ट बनेगा ना, 600 करोड़ रुपए अच्छा खासा इंटरेस्ट बनेगा। तो ये जो इंटरेस्ट आपको इकट्ठा होकर मिल रहा है ट्रस्ट अकाउंट में, उसको यूज करके आप जो है वर्किंग कैपिटल के तौर पर यूज कर सकते हैं। इनका कहने मतलब ये है कि जो ये पैसा इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज आप कमा रहे हो ट्रस्ट फंड में रख करके, उस ब्याज का यूज बहुत गिने चुने केसेस में ऐसा होगा कि उसे वर्किंग कैपिटल के तौर पर आप यूज कर सकें, यानी कि आप इस पैक को रन करने में उसका यूज कर सकें। आफ्टर एन एक्विजिशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, अ स्पैक बिल टिपिकली अप्लाई टू बी लिस्टेड ऑन वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। एक बार एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है तो स्पॉक क्या करेगा, स्पैक क्या करेगा, वो लिस्टिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर अप्लाई करता है। नॉट एवरी स्पैक विल बी सक्सेसफुल, हर एक स्पैक सक्सेसफुल नहीं होता है। एंड एकम्प्लिश देयर माइलस्टोन गोल, और जो एक्विजिशन वो करना चाहता था वो कर पाए ऐसा जरूरी नहीं होता। इनफैक्ट सम ऑफ देम विल फेल इंटायरली, कुछ ऐसे होंगे जो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, उनके कैपिटल का जो भी पूंजी लगाए उसका भी लॉस होने लगता है। इसके बावजूद डिस्पाइट दिस दे प्लान टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन द सेक्टर सिंस दे प्रोवाइड इन्वेस्टर्स एंड टारगेट्स न्यू अल्टरनेटिव फॉर फंडिंग दैट आर इन डायरेक्ट competition with later stage venture capital, private equity, direct listing and traditional IPO process। तो बहुत सारे स्पैक भले ही फेल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जो स्पैक होते हैं वो इस क्षेत्र में अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि वो जो इन्वेस्टर्स हैं और जो टारगेट्स हैं, टारगेट का मतलब जिस कंपनी को एक्वायर करना है, उनको एक नया विकल्प देते हैं, एक अल्टरनेटिव देते हैं फंड अरेंज करने का। देखो इन्वेस्टर्स को एक इन्वेस्टमेंट का मौका मिला, एफडी में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन ये एक नया जगह है, नया लोकेशन है, आप स्पैक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन मिल गया, और दूसरा जो टारगेट कंपनी उसको एक विकल्प मिल गया कि वो अपना IPO ना ला करके स्पैक के थ्रू अपना डायरेक्टली लिस्टेड हो जा रही है। टुडे मेजॉरिटी ऑफ स्पैक्स प्लेस एन एम्फेसिस ऑन कंपनीज दैट आर कॉजिंग डिसरप्शन इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक एरिया। तो आजकल स्पैक जो है एक्विजिशन करने की कोशिश उनको लिए कर रहे हैं जो कंज्यूमर की मतलब कंज्यूमर को, टेक्नोलॉजी को या बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में एकदम पूरी तरह से चेंजेज लेकर आ जा रही हैं। मतलब कहने का ऐसा इन्वेंशन कर रही हैं जो कि ज़िंदगी बदलने वाले हैं। ठीक है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज बिजनेसेस आर एक्सट्रीमली स्पेकुलेटिव, हैविंग मैसिव कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड आर एबल टू प्रोवाइड वेरी लिटिल एश्योरेंस ऑन देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन नियर टर्म। मतलब ज़्यादातर बिजनेसेस जिनकी हमने यहाँ पर बात की, चाहे वो कंज्यूमर की, टेक्नोलॉजी की, चाहे बायोटेक एरियाज़ की बात करें, तो ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो स्पेकुलेटिव होते हैं। मतलब उनमें ऊंच नीच की संभावनाएं रहती हैं, खूब सारा कैपिटल चाहिए, जमकर पूंजी चाहिए होगी, और भरोसा भी इस बात का कम रहता है कि आगे वो रेवेन्यू जनरेट करेंगी, प्रॉफिट देंगी या नहीं देंगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट इंडिया विल लॉन्च इट्स ओन ब्लैंक चेक फर्म इन नियर फ्यूचर। मतलब ये संभव है कि हो सकता है हमारा देश खुद ही अपनी खुद की ब्लैंक चेक फर्म जो है भविष्य में लॉन्च करे। मार्केट रेगुलेटर जो सेबी हैं इज लाइकली टू परमिट लिस्टिंग ऑफ स्पैक मच एज दे डू इन US। मतलब ये बोल रहे हैं कि सेबी विचार कर रहा है कि अब हम भी जो है स्पैक अलाउ करेंगे जैसा US में अलाउ होता है। सेबी ने रिपोर्ट इज रिपोर्टेड टू हैव इन्फॉर्म द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो सेबी ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म किया हुआ है, और इसके बारे में न्यूज़पेपर में मई 2022 में छापा गया था कि द सब ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल मार्केट एडवाइजरी कमेटी PMAC, प्रिंसिपल मार्केट एडवाइजरी कमेटी इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट ऑन स्पैक। इनका मतलब है कि सेबी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बताया कि जो PMAC है, प्रिंसिपल मार्केट एडवाइजरी कमेटी है, वो स्पैक की रिपोर्ट के फाइनलाइजिंग की प्रोसेस में इस समय चल रही है, जल्द ही फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट अ कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट ऑन टॉपिक दैट इनवाइट फ्रॉम द फीडबैक फ्रॉम जनरल पब्लिक माइट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कह रहे हैं कि एक बार कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो जनता से, आम जनता से फीडबैक लेने के लिए इसको, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। कंसल्टेशन विद PMAC इज रिक्वायर्ड बिफोर एनी एक्शन कैन बी टेकन रिस्पेक्टिंग स्पैक फ्रेमवर्क। तो बोल रहे हैं कि PMAC के साथ कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी इससे पहले कि स्पैक फ्रेमवर्क बनाया जाए। उससे स्पैक फ्रेमवर्क बनाने से पहले PMAC प्रिंसिपल मार्केट एडवाइजरी कमेटी की कंसल्टेशन, आम जनता की कंसल्टेशन की आवश्यकता होगी। कंपनी लॉ कमेटी रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर
ऑफ फरवरी 2022 एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनेबलिंग प्रोविजन टू रिकॉग्नाइज स्पैक अंडर कंपनीज एक्ट एंड अलाउिंग स्पैक फार्म्ड इन इंडिया टू ट्रेड एंड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। अब फरवरी 2022 की बात आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने एडवोकेट किया है, कहा है कि हम स्पैक को कंपनीज एक्ट के तहत प्रोविज़न लाएंगे जिससे कि इसको पहचान मिल सके और साथ ही साथ में जो हमारे देश में स्पैक बनेंगे वो डोमेस्टिक स्तर पर और ग्लोबल मार्केट में ट्रेड वगैरह कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था चल रही है। तो ये हो गई बातें फ्रेंड्स जो है यहाँ तक स्पैक के बारे में विशेष करके लगभग सारी बातें मैंने, देखिए थीम वही है, कहानी थोड़ा लंबी चौड़ी भले हुई बट जो मैंने आपको बेसिकली समझाया था वही कहानी यहाँ चल रही है। तो देखिए मैंने स्पैक आपको बताया कि एक ऐसी कंपनी होती है जिसका कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं करती, ठीक है। इसको बनाया जाता है केवल कैपिटल रेज करने के लिए आईपीओ के थ्रू। आईपीओ आएगा और उससे पूंजी इकट्ठा की जाएगी शेयर बेच करके, और फिर इसको बनाया जाता है किसी पहले से चली आ रही कंपनी को एक्वायर करने का या मर्ज करने के लिए। तो इसे ही स्पैक कहते हैं, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी कहते हैं। ये जो कंपनी होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है जिसकी सहायता से इन्वेस्टर अपना पूंजी लगा करके फंड अरेंज करते हैं, यानी आईपीओ खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे, बदले में फंड मिलेगा और इस फंड को यूज करके बाद में एक या एक से अधिक अननेम्ड इंटरप्राइजेज, ऐसी इंटरप्राइजेज को खरीदा जाएगा जिनके नाम के बारे में आईपीओ के बाद ही बताया जाता है, आईपीओ आने के पहले तक कोई जानकारी नहीं दी जाती है। 1980 के दौरान में ये पहली बार आए थे, यूएस में आए थे, इंडिया में अभी भी इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि रेगुलेशन नहीं था, सरकार की होल्डिंग नहीं थी, सरकार की गाइडलाइन नहीं थी, तो उसका असर ये हुआ कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। मतलब स्पैक बनी, जनता से पैसे इकट्ठा किया, लेकर भाग गए, काम खत्म हो गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन बाद में फिर गाइडलाइन आई तो उस वजह से चीज़ें आसान हो पाई, हैंडल हो पाई। मतलब अब लोगों को फ्रॉड करना आसान नहीं होगा। ब्लैंक चेक कंपनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, सेल कंपनी भी आप कह सकते हैं। रिसेंटली इनको पॉपुलैरिटी बहुत मिली है। 2020 में लगभग 250 स्पैक जो है इस्टेब्लिश हुए, बनाए गए यूएस में, और इसमें $80 बिलियन इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। 2021 में लगभग 600 स्पैक कंपनियों ने अपना आईपीओ मार्केट में लाया। इंडिया का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अलाउ नहीं करता है ब्लैंक चेक कंपनी का या स्पैक का फॉर्मेशन, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि यदि कोई कंपनी ऐसी है जो अपने इनकॉर्पोरेशन बनने के 1 साल के अंदर में अपने ऑपरेशन को, अपने कामकाज को शुरू नहीं करती है, तो रजिस्ट्रार ऑफ जो कंपनी है उस कंपनी को ख़त्म कर सकता है, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। रिसेंटली रिन्यू पावर नाम की एक इंडिया की कंपनी थी जो बिजनेस किया करती थी, उसको एक जो है स्पैक अमेरिका की एक स्पैक कंपनी है RMG एक्विजिशन कॉरपोरेशन 2, इसने जो है एक्वायर किया, ठीक है। RMG एक्विजिशन जो थी ये स्पैक थी, ये ब्लैंक चेक कंपनी थी, इसने एक्वायर किया रिन्यू पावर नाम से, ठीक है। रिन्यू होने के बाद में इसका नया नाम किया गया, मतलब जो है इसको एक्वायर करने के बाद इसका नाम रिन्यू एनर्जी ग्लोबल PLC के नाम से रखा गया और इसको लिस्ट कर दिया गया नैस्डॉक पे, ओके। तो ये पहला मेजर ओवरसीज लिस्टिंग थी किसी इंडियन कंपनी की स्पैक के थ्रू। मतलब सोचिए कितनी हिम्मत की बात रही होगी। वीडियोकॉन D2H और ऑनलाइन जो यात्रा ट्रेवलिंग के लिए आपकी एजेंसी है यात्रा, इनके बीच में भी स्पैक डील्स हुई थी। स्पैक डील्स फ्लेक्सिबल होती हैं, इसलिए इंडस्ट्री के लोगों को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं। कोविड में जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची तो उस दौरान ये बहुत मतलब मशहूर हुआ, पॉपुलर हो गया। 2019 में 59 नए स्पैक इंट्रोड्यूस हुए जिनमें टोटल इन्वेस्टमेंट 13 बिलियन का था, ठीक है। उसके बाद स्पैक इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो प्राइवेट इक्विटी फंड हो सकता है या फिर जो है वेल नोन पब्लिक फिगर हो सकता है, जो मतलब जैसे मशहूर सेलिब्रिटी वगैरह हो सकते हैं। 2 साल की डेडलाइन होती है, या तो 2 साल के अंदर में जिस कंपनी को एक्वायर करना है, खरीदना है, मर्जर करना है वो कर लीजिए, और अगर आप 2 साल में नहीं कर पाते तो इन्वेस्टर का सारा पैसा आपको लौटाना पड़ जाता है, ठीक है। स्पैक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स के द्वारा बनाया जाता है। इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं, स्पॉन्सर्स वो लोग होते हैं जो स्पैक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये लोग विशेष इंडस्ट्री में, विशेष बिजनेस सेक्टर में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में इन्वेस्टर्स जो होते हैं, मतलब कहने के जो स्पॉन्सर्स होंगे वो, मतलब जब भी स्पैक कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो कम से कम एक एक्विजिशन टारगेट अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ इस कंपनी को मुझे एक्वायर करना है, ठीक है। लेकिन इस बारे में कि किस कंपनी को हम एक्वायर करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती है आईपीओ आने तक, क्योंकि ऐसा डिस्क्लोजर प्रोसीजर है, उसके बाद में यह प्रोसेस है। इन्वेस्टर जो आईपीओ
में इन्वेस्ट करते हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो अल्टीमेटली किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बिफोर जनरल पब्लिक को अपना शेयर इशू कर सके स्पैक, उसके पहले उसको अंडरराइटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है, उनसे इन्वेस्टमेंट करवानी पड़ती है। अंडरराइटर वो होते हैं जो मतलब कुछ फीस के बदले में आपका रिस्क वियर करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, व्यक्ति विशेष नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ओके। उसके बाद स्पैक में जो भी पैसा इकट्ठा होता है फंड, वो एक ट्रस्ट अकाउंट में डाल दिया जाता है और इस ट्रस्ट अकाउंट पे जो पैसा होता है उसमें इंटरेस्ट आता है। 600 करोड़ रुपए आप बैंक में जमा कर देंगे तो अच्छा खासा इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। लेकिन इस फंड को सिर्फ एक्विजिशन के लिए, किसी कंपनी को खरीदने के लिए, या अगर स्पैक को डिजॉल्व कर दिया गया तो उस केस में इन्वेस्टर्स के पैसे को लौटाने के पर्पज से ही यूज किया जा सकता है। कुछ विशेष केसेस में ही ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इस ट्रस्ट अकाउंट में रखे हुए पैसे का, उस इंटरेस्ट को आप वर्किंग कैपिटल के तौर पर यूज कर सकते हैं। एक बार आपका एक्विजिशन कंप्लीट हो गया तो टिपिकली जो है स्पैक जो होता है वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए अप्लाई कर देता है, ठीक है। सारे स्पैक जो है सक्सेसफुल नहीं होते हैं, अपना आखिरी गोल यानी किसी कंपनी को अक्वायर कर लें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ तो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और उस केस में इन्वेस्टर्स को भी मनी का लॉस होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है कंटिन्यूसली इस सेक्टर में ऑपरेट करते रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास भी एक नया मौका होता है अलग जगह पर पैसे इन्वेस्ट करने का, और टारगेट यानी कि जो कंपनियाँ होती हैं जो स्पैक के थ्रू लिस्टेड होना चाहती हैं उनको भी एक विकल्प मिल जाता है कि हाँ हम सीधे लिस्टिंग अपनी करवा सकते हैं। ज़्यादातर स्पैक जो है जोर देते हैं ऐसी कंपनियों पर जो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और बायोटेक एरिया में काम करती हैं, ठीक है। ये सारी जितने भी बिजनेस हैं ये स्पेकुलेटिव होते हैं, मतलब इनमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। कैपिटल की, भरपूर कैपिटल की ज़रूरत होती है, आपका 1000 करोड़ हो तो भी कम है। साथ ही साथ में एश्योरेंस भी कम रहता है कि इनमें रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये संभव है कि इंडिया लॉन्च करे अपना खुद का ब्लैंक चेक फर्म नियर फ्यूचर में, मतलब इट इज़ पॉसिबल। इंडिया में विचार चल रहा है, जो हमारे देश में मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसने जो है वो उम्मीद है कि जो है भविष्य में जैसे यूएस में जो है स्पैक परमिटेड हैं लिस्टिंग के लिए, वैसे ही इंडिया में भी अलाउ कर दिए जाएँ। सेबी ने मतलब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के आगे बताया है कि जो पीएमएसी है, प्रिंसिपल मार्केट एडवाइजरी कमेटी है, उसने स्पैक पर अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर ली है। एक बार ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट को पब्लिक के बीच बांट दिया जाएगा, ऑनलाइन अपलोड कर लिया जाएगा ताकि जो है जनता फीडबैक दे सके। लेकिन एसपीएसी फ्रेमवर्क बनने से पहले पीएमएसी का कंसल्टेशन जरूरी होगा। पीएमएसी है आपका प्रिंसिपल मार्केट एडवाइजरी कमेटी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने बताया है कि स्पैक के लिए, स्पैक को रिकग्निशन देने के लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न किए जाएंगे, और उसके बाद में स्पैक जो इंडिया में बनेंगी वो डोमेस्टिक यानी घरेलू स्तर पर और ग्लोबल मार्केट में बिजनेस कर सकेंगी, आईपीओ वगैरह ला करके दूसरी कंपनियों को एक्वायर कर सकेंगी, ओके। अब बात करेंगे एडवांटेज क्या है, यानी फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं स्पैक के। तो पहले फ़ायदे देखते हैं। व्हेन कंपेयर टू एन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, गोइंग पब्लिक थ्रू स्पैक मर्जर हैज़ फॉलोइंग प्राइमरी एडवांटेज, यानी कि अगर आप आईपीओ लेकर आते हैं और अगर आप स्पैक से मर्जर कर लेते हैं तो क्या फ़ायदे हैं। अगर आप स्पैक से मर्जर करेंगे तो ये फ़ायदे होते हैं। पहला, स्पीडियर एग्जीक्यूशन। स्पैक मर्जर टिपिकली टेक्स प्लेस विद इन 3 to 6 मंथ, यानी अगर आप स्पैक मर्जर करते हैं तो आपको 3 से 6 महीने लगेंगे और 3 से 6 महीने में आपका लिस्टिंग हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन आईपीओ लाने में आपको 12 से 18 महीने लग जाते हैं। तो भाई 12 से 18 महीने कहाँ लग रहे हैं, यहाँ सिर्फ ये काम 3 से 6 महीने में हो जा रहा है, तो तेज़ी के साथ काम होता है। पहला फ़ायदा। डिस्कवरी ऑफ द प्राइस अप फ्रंट। अब देखिए, जब भी आप कोई अपना आईपीओ लाएंगे तो आईपीओ लाते समय मार्केट की क्या कंडीशन है, ठीक है, उसके हिसाब से आपके आईपीओ का प्राइस डिटरमाइन होता है। लेकिन स्पैक के केस में ऐसा नहीं है। आप जो है ट्रांजैक्शन फाइनलाइज करने के समय पर ही आप, या फाइनलाइज होने से पहले ही आप पूछ सकते हैं कि आप हमारे शेयर का प्राइस क्या रखेंगे, ओके। लेकिन अगर आप आईपीओ लेकर आते हैं तो वो डिसाइड होगा कि मार्केट की कंडीशन क्या है, उस समय क्या स्थिति है, तो उसी हिसाब से मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है। तो आप प्राइस की डिस्कवरी की आपके शेयर का प्राइस क्या रहेगा स्पैक के केस में क्लियर हो जाता है शुरू में ही। दिस इज फार मोर फेवरेबल स्ट्रेटजी इन अनस्टेबल मार्केट। जो मार्केट अस्थाई नहीं है वहाँ पर ये स्ट्रेटजी स्पैक के थ्रू जाना ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल। यहाँ पर आप स्पैक के थ्रू एडिशनल कैपिटल रेज कर सकते हैं। स्पैक स्पॉन्सर विल रेज डेट आर पाइप फंडिंग। अभी पाइप फंडिंग देख लेंगे। पाइप फंडिंग होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। क्या होता है पाइप? पाइप इज व्हेन एन इंस्टीट्यूशनल
आर एन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर बाई स्टॉक डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक कंपनी बिलो मार्केट प्राइस। तो पाइप इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जब कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इन्वेस्टर जो है स्टॉक को किसी पब्लिक कंपनी से मार्केट प्राइस से कम दाम पे खरीदता है, तो उसे ही हम पाइप कहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। तो स्पॉन्सर जो होते हैं वो स्पैक के स्पॉन्सर वो डेट रेज करते हैं, या तो कर्जा लेंगे या पाइप फंडिंग करेंगे इन एडिशन टू देयर इनिशियल कैपिटल, मतलब अपना जो खुद इन्वेस्ट करते हैं। जब भी आप स्पैक बनाएंगे तो आपको SPAC, तो आपको खुद भी जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनको खुद भी पैसे लगाने पड़ते हैं, 8-10 मिलियन तक पैसे लगाने पड़ जाते हैं। तो उसके अलावा पाइप फंडिंग करेंगे, कर्जा लेंगे in order to not only finance the transaction but also fuel growth of the combined company। तो केवल यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाए, मर्जर हो जाए, उसके लिए ही नहीं फाइनेंस अरेंज करते, बल्कि जो कंबाइंड कंपनी है उसकी ग्रोथ को भी आगे बढ़ावा देने के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं। इवन इन द इवेंट दैट सर्टेन स्पैक इन्वेस्टर डिसाइड टू कैश आउट देयर शेयर, इट इज स्टिल एक्सपेक्टेड दैट ट्रांजेक्शन वुड बी सक्सेसफुली कंक्लूडेड थैंक्स टू बैक स्टॉप डेट एंड इक्विटी। बोल रहे हैं कि अब मान लीजिए कि स्पैक इन्वेस्टर्स कुछ हैं जिन्होंने पहले तो IPO खरीद लिया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि नहीं, हमको अपना शेयर बेचना है और उसको बदले में कैश दे दीजिए। तो अगर ऐसा होता है उसके तब भी हम जो स्पैक ट्रांजैक्शन उसको सक्सेसफुली कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैक स्टॉप डेट या इक्विटी मिल सकता है। सवाल ये है कि बैक स्टॉप डेट या इक्विटी क्या होता है। अ बैक स्टॉप इज एन एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लास्ट रिसोर्ट सपोर्ट आर सिक्योरिटी इन अ सिक्योरिटीज ऑफरिंग फॉर अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ द शेयर। तो जो शेयर का अनसब्सक्राइब पोर्शन है उसके बदले में जब आप पैसे देते हैं तो उसे हम बैक स्टॉप डेट या इक्विटी कहते हैं। व्हेन ए कंपनी इज ट्राइंग टू रेज कैपिटल थ्रू एन issuance, it may get a backstop from an underwriter or major shareholder such as investment bank to buy any of the unsubscribed share। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई कंपनी मान लो मतलब जो है शेयर ला करके अपने कैपिटल रेज करना चाहती है, तो उस केस में अंडर राइटर या मेजर जो शेयर होल्डर्स होंगे जैसे कोई इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह, वो अनसब्सक्राइब्ड शेयर को, सोचो कि एक कंपनी के 60% शेयर बिके हुए हैं, 40% बचे हुए हैं, तो 40% हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट बैंक आए जो कि 30% उसमें से खरीद ले। तो इसे बोलते हैं बैक स्टॉप डेट या इक्विटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके अंदर रिड्यूस्ड मार्केटिंग कास्ट घट जाती स्पैक की वजह से। डिक्रीज्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग एज ए रिजल्ट ऑफ फैक्ट दैट स्पैक मर्जर इज नॉट रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर इन पब्लिक एक्सचेंज बाय मीन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रोड शो। ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर स्पैक मर्जर करते हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई रोड शो करने की, कोई एग्जिबिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ईज ऑफ एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड ऑपरेशनल नॉलेज। जो स्पैक के स्पॉन्सर्स होते हैं वो टिपिकली जो है सीजन बिजनेस और फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, मतलब वो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और उस क्षेत्र के माहिर होते हैं। दे कैन प्रोवाइड देयर मैनेजरियल नॉलेज बाय ड्राइंग ऑन देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दे कैन वॉलंटियर टू सर्व ऑन द बोर्ड देमसेल्फ। तो उससे क्या होगा कि अपनी मैनेजरियल नॉलेज का यूज करके आपको कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, मतलब जैसे आपको कोई बिजनेस करना है, आपको आइडिया नहीं लेकिन दूसरे व्यक्ति को बहुत आइडिया है, तो ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं इनको बहुत आइडिया होता है, उस आइडिया का यूज करके ये आपको आपकी हर प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ये शामिल हो करके आपके बिजनेस को भी रन करवा सकते हैं। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। इट्स शॉर्टन द टाइम इट टेक फॉर कंपनी टू बिकम अ पब्लिक ट्रेडेड। भाई सीधी सी बात है, 3 से 6 महीने के अंदर में स्पैक मर्जर कंप्लीट हो जाता है, फिर पब्लिक ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, तो कम समय लगता है। देयर इज लेस रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑन स्पैक, मतलब स्पैक के ऊपर उतना ज़्यादा रेगुलेटरी गाइडलाइन जो है तेज नहीं है, उतना ज़्यादा नज़रें नहीं रखी जाती हैं। व्हेन कंपेयर टू एन IPO द प्रोसेस ऑफ गोइंग पब्लिक विद द हाई लेवरेज कंपनी इज मेड मच सिंपलर बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पैक। तो बोल रहे हैं कि जब भी अगर आप IPO से कंपेयर करोगे तो किसी अच्छी कंपनी के साथ में रेपुटेटेड स्पैक के साथ में जुड़ करके पब्लिक जाना कहीं आसान प्रक्रिया होती है। फिर बात आती है डिसएडवांटेज की, बट लेट्स सी इट अगेन। तो एडवांटेज में अगर हम बात करें तो देखो, पहला एडवांटेज है कि स्पीडली एग्जीक्यूशन। स्पैक मर्जर 3 से 6 महीने में हो जाता है, जबकि IPO लाने में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। प्राइस की डिस्कवरी आपको तुरंत हो जाती है, यानी स्पैक ट्रांजैक्शन में आप शुरुआत में ही ट्रांजैक्शन के फाइनलाइजेशन से पहले ही प्राइस निगोशिएट कर लेते हैं अपने शेयर का। लेकिन IPO अगर लाते हैं तो उसमें मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आपके IPO के शेयर का प्राइस डिसाइड होता है। ओके,
एडिशनल कैपिटल आप रेज कर सकते हैं। तो जो स्पैक फाउंडर्स होते हैं वो अपनी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करते ही हैं, उसके अलावा वो डेट भी रेज करते हैं, पाइप फंडिंग भी करते हैं, ठीक है, जिससे कि कंपनी मर्जर भी हो जाता है और साथ ही साथ में कंपनी जो है ग्रो भी कर पाती है। पाइप होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। पाइप क्या होता है? तो पाइप तब होता है जब कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इन्वेस्टर जो है स्टॉक डायरेक्टली खरीदता है किसी पब्लिक कंपनी से, वो भी मार्केट प्राइस से कम रेट पर, तो उसे हम पाइप बोलते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, ठीक है। अगर स्पैक के इन्वेस्टर्स हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें अपना शेयर बेच करके कैश चाहिए, तो कैश ले जा सकते हैं। उसके बावजूद भी जो स्पैक की मर्जर इक्विजिशन की ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि बैक स्टॉप डेट या इक्विटी का अरेंजमेंट हो जाता है। सवाल ये है कि बैक स्टॉप क्या होता है? तो बैक स्टॉप जो है लास्ट रिसोर्ट सपोर्ट होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आरबीआई को कहते हैं। जब बैंकों को दुनिया में कहीं पैसा नहीं मिलेगा तो आरबीआई पैसा देती है, तो इसीलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। मतलब जब कहीं कोई रास्ता ना बचे तो उस केस में बैक स्टॉप जो है आपका मार्केट में आता है और अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन जो होता है शेयर का उसको खरीदता है। ओके, तो जैसे जो आपके बड़े शेयर होल्डर्स हैं या अंडरराइटर वगैरह होते हैं जो कुछ फीस के बदले में आपसे रिस्क खरीदते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह हो गए, तो ये क्या करेंगे? अनसब्सक्राइब्ड शेयर जो है खरीद लेंगे। अगर 60% शेयर बिके थे और 40% बचे थे तो ये 40% जो है जो आपके अंडरराइटर्स या मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो खरीद लेते हैं, जिससे आपका अल्टीमेटली पैसा आ जाता है। मार्केटिंग की कॉस्ट घट जाती है, क्योंकि स्पैक मर्जर के लिए आपको किसी भी तरीके का रोड शो वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरीके का पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होती है वो उसका एक्सेस ईजी मिल जाता है, क्योंकि जो आपके स्पॉन्सर्स होते हैं स्पैक के, जो स्पैक बनाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, गुरु होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं, तो उनकी मैनेजरियल नॉलेज को आप यूज करके अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और कई बार वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो करके आपकी मदद करते हैं। कुछ एडिशनल बेनिफिट में वही बात रिपीट की गई है। पहली चीज़ की जो है अगर आपको पब्लिकली ट्रेड करवाना है अपनी कंपनी को तो जो है इसमें कम समय लगेगा। अगर आप क्या करें, कम समय तब लगेगा मेरे भाई जब आप इसको स्पैक के थ्रू मर्जर करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में रेगुलेटरी ओवरसाइट, स्पैक के ऊपर अभी जो है इतने ज़्यादा कानूनी शिकंजा नहीं है या फिर रेगुलेटर्स की उतनी निगाह नहीं है गाइडलाइंस है लेकिन ज़्यादा नहीं है अभी। ओके, अगर आईपीओ से कंपेयर करें तो कोई अच्छा, अगर अब स्पैक है जो हाई लेवरेज कंपनी के तौर पर है तो उसके साथ पब्लिक जाना आसान होता है। अब बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, अगले 2-3 पेज हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे। पहला, अगर हम व्हेन कंपेयर टू एन आईपीओ गोइंग पब्लिक वाया मर्जर ऑफ स्पैक सफर द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो कौन कौन से डिसएडवांटेज है? पहला, इनएबिलिटी टू ट्रैक यूज। पहली चीज़, जब भी स्पैक आईपीओ आता है तो आपको ये पता ही नहीं कि आपका पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी बताया है। एन इन्वेस्टर इन एन स्पैक आईपीओ हैव नो आइडिया अबाउट वेयर हिज फंड विल बी इन्वेस्टेड एंड मे लूज हिज investment because there is doubt on whether its promoter will be successful in acquiring or merger with the suitable target company in the future। तो स्पैक का जो आईपीओ आता है उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि वो उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, और हो सकता है कि उनका इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो स्पैक के प्रमोटर हैं वो किसी कंपनी को सक्सेसफुली एक्वायर या मर्जर कर ही लें भविष्य में। ओके, नैरो डिग्री ऑफ ओवरसाइट फ्रॉम रेगुलेटर coupled with the absence of disclosure from SPAC means that the retail investor have the risk of hampering with an investment that could be overhyped or occasionally even fraudulent। रेगुलेटर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, हल्का फुल्का ध्यान रखा जाता है। स्पैक को भी डिस्क्लोजर करने की अनुमति नहीं है कि कौन सी कंपनी एक्वायर करेगा। तो इन सब से क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रिस्क होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है खतरे में पड़ जाए, और कई बार उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। दूसरा है पुअर रिटर्न। स्पैक में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें रिटर्न के भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहते हैं। रिटर्न में भी बिलो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्पैक व्हेन इनिशियल हाइप वाज वर्न ऑफ। मतलब शुरुआत में बड़ा हाइप बनेगा, बड़ा माहौल बन जाएगा, ओ भाई साहब पेटीएम का शेयर आ रहा है 1700 रुपये 1800 रुपये, आज लो कल करोड़पति, ये 2500 जाएगा। हाइप टूटी 981 रुपये पे आ जाता है। दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। ओके, तो बोल रहे हैं कि जो है जब एक बार हाइप खत्म होती है तो जो एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न की वो नहीं मिल पाता है हमको। जैसे गोल्डमैन सैक्स के स्ट्रेटजिस्ट ने नोटिस किया, मतलब इनकी जो कंपनी के लोग हैं गोल्डमैन सैक्स के, उन्होंने सितंबर 2021 में ये नोटिस किया कि 172 स्पैक जो है स्पैक जो डील थी वो क्लोज हुई हैं।
2020 से, ठीक है। यानी 2020 से शुरुआत से लेकर के सितंबर 2021 तक 172 स्पैक डील जो है फाइनलाइज हुई, यानी 172 जो है स्पैक कंपनियों ने एक्विजिशन वगैरह किया। मीडियन स्पैक हैड आउट परफॉर्म द रसल 3000 इंडेक्स फ्रॉम इट्स IPO टू डील अनाउंसमेंट। मतलब कह रहे हैं कि जो स्पैक थे इसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। किस पर? रसल 3000 इंडेक्स। रसल 3000 इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जो अमेरिका की 3000 कंपनियों का ब्यौरा रखता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इन्होंने देखा कि जो ये स्पैक थे ये रसल 3000 इंडेक्स पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम इट्स IPO टू डील अनाउंसमेंट। जब IPO आया किसका? स्पैक का, और फिर डील हुई कि हाँ हमको इसको एक्वायर करना है। बट इन 6 मंथ आफ्टर द डील क्लोजर, जब डील ख़त्म हो गई, कंपनी मर्ज हो गई, उसके 6 महीने बाद जो स्पैक था उसने अंडर परफॉर्म किया है बाई 42%। मतलब अंडर परफॉर्मेंस 42% जो है इनके शेयर टूट गए। 100 रुपये के जो शेयर हुआ करते थे वो टूट करके जो है 58 रुपीज़ के रह गए हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है। तो रिटर्न एकदम घटिया सा है एक हिसाब से देखा जाए। लो मार्केट कैप। According to Renaissance Capital Strategies, nearly 70% of SPAC that had their IPO in 2021 were trading below their $10 offer price as on 15 सितंबर 2021। तो बोल रहे हैं कि रेनेसांस कैपिटल स्ट्रेटजी यानी रेनेसांस कैपिटल नाम की कंपनी के जो स्ट्रेटजी वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि जितने भी स्पैक IPO 2021 में आए थे तो स्पैक में जब भी आपके जो शेयर लॉन्च किया जाता है फ्रेंड उनका ऑफ़र प्राइस $10 का होता है। ओके, हर एक शेयर $10 का ऑफ़र किया जाता है स्पैक में। लेकिन इन्होंने देखा कि 15 सितंबर 2021 को मतलब 70% स्पैक ऐसे हैं, 70% कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका जो शेयर है वो $10 से कम पे ही ट्रेड हो रहा है, $8 पे, $7 पे। ओवर मतलब 30% ऐसे हैं जिनका $10 से अधिक हुआ, बाकी 70% का घट ही गया। तो एक तरीके से देखो तो नुकसान ही हो रहा है। दिस डिसोल्यूट परफॉर्मेंस कुड मीन दैट स्पैक बबल माइट बी इन द प्रोसेस ऑफ बस्टिंग। तो ये कह रहे हैं कि ये जो निराशावादी परफॉर्मेंस हो रही, निराशाजनक परफॉर्मेंस हो रही है, उसके पीछे ये हो सकता है कि स्पैक का जो बुलबुला है वो अब फट रहा है, फूट रहा है। ओके, इंक्रीजिंग रेगुलेटरी ओवरसाइट। It is evident that SPAC have lost some of their dazzle in late 2021 and early 22 due to increased regulatory oversight and less than exceptional performance। तो ये बोल रहे हैं कि स्पैक में ये देखा गया है कि स्पैक की जो चमक है ना वो फीकी पड़ रही है, खास करके 2021 के आखिरी और 2022 की शुरुआत के दौरान, क्योंकि इंक्रीज रेगुलेटरी ओवरसाइट आई। मतलब कहने का गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जो है गाइडलाइन बढ़ाई, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये फॉलो करना है। तो इसकी वजह से जब रेगुलेटरी गाइडलाइन टाइट हुई तो इनकी जो है हालत टाइट हुई। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्पैक जो है परेशानी में गए और इनकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत खास नहीं रही। अभी हमने आपको दिखाया है कि 70% ऐसे हैं जो $10 का जो शेयर है वो $10 से कम में ट्रेड हो रहा है। 70% ऐसी डील हैं। उसके अलावा ये भी देखा गया कि जो 42% की इंक्रीज है, 42% की इंक्रीज जो है गोल्डमैन सैक्स वालों ने बताई थी। ओके, फिर आता है इंक्रीज डिस्क्लोजर नाम। अभी एक डिसएडवांटेज ये आई कि न्यू अकाउंटिंग रेगुलेशन इशूड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC जो है वहाँ की संस्था है, जैसे अपने यहाँ इनकम टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट होते हैं वैसे वहाँ पर SEC वगैरह होता है। तो SEC ने कहा है कि नए अकाउंटिंग रेगुलेशन अब आपको फॉलो करने पड़ेंगे अप्रैल 2021 से। हैड लेड टू ड्रॉप इन न्यू स्पैक फाइलिंग इन सेकंड क्वार्टर एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वार्टर। अब इसका असर ये हुआ जब इन्होंने कहा डिस्क्लोजर, आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी स्पैक को, उसका असर ये हुआ कि पहले क्वार्टर में अगर 100 स्पैक ने अप्लाई किया बनने के लिए तो दूसरे क्वार्टर में 60 ही स्पैक कंपनियों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया, यानी 40 कंपनियां उड़ गई। क्यों? क्योंकि भैया अब डिस्क्लोजर नाम टाइट हो गए हैं, अब आपको सब कुछ सही सही बताना पड़ेगा, तो फ्रॉड हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में प्रॉब्लम शुरू हो गई। शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन, ये एक प्रॉब्लम ये भी रहती है। स्पैक स्पॉन्सर नॉर्मली ओन अ 20% स्टेक इन स्पैक थ्रू फाउंडर शेयर आर प्रमोट एज वेल एज वारंट टू परचेज एडिशनल शेयर। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो स्पैक के स्पॉन्सर्स होते हैं उनके पास 20% जो है स्टेक होता है, यानी अगर पूरी कंपनी का 100% का शेयर है तो 20% इन्हीं के पास होता है। किसके पास में? फाउंडर शेयर के तौर पर जो स्पॉन्सर्स होते हैं जिन्होंने स्पैक को बनाया था, किसका? जिस कंपनी को एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो 20% अगर इनके पास है और साथ साथ इनके पास वारंट भी होता है। मैंने वारंट का कॉन्सेप्ट आपको फ्रेंड समझाया हुआ है। वारंट से आप क्या कर सकते हो? एडिशनल शेयर खरीद सकते हो। ओके, दिस इज इन एडिशन टू द वारंट दैट अलाउ देम टू परचेज एडिशनल शेयर, है ना। मतलब वारंट के अलावा 20% तो होल्डिंग है ही, वारंट भी दिया रहता है जिसकी सहायता से वो एडिशनल शेयर भी
भी खरीद सकते हैं। स्पैक स्पॉन्सर्स आल्सो बेनिफिट फ्रॉम एन अर्न आउट कंपोनेंट। अर्न आउट क्या होता है? स्पैक स्पॉन्सर को बेनिफिट होता है अर्न आउट कंपोनेंट से भी। सवाल है अर्न आउट क्या होता है? अ प्रोविजन रिटर्न इनटू सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर बाय द सेलर ऑफ बिजनेस विल रिसीव एडिशनल पेमेंट बेस्ड ऑन द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस सोल्ड। तो ये बोल रहे हैं मतलब एक ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर जैसे आपका PLI जो लीव वगैरह का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, आपने देखा होगा कि यदि कोई बैंक 15% प्रॉफिट दिखाता है तो वहाँ पर 15 दिन की सैलरी मिलेगी। यदि आप 10% प्रॉफिट दिखाते हैं तो 10 दिन की सैलरी मिलेगी। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया हुआ है बैंकों में भी ना, प्रॉफिट के हिसाब से हमें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। ओके, तो वही चीज़ है अर्न आउट का कॉन्सेप्ट, मतलब जैसी परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वही बोल रहे हैं कि स्पैक जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनको अर्न आउट कंपोनेंट का भी बेनिफिट मिलता है, व्हिच इनेबल देम टू रिसीव मोर शेयर्स व्हेन स्टॉक प्राइस अचीव ए स्पेसिफिक टारगेट विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। तो मतलब अगर ये फिक्स किया कि हम अगले 1 साल में हमारा जो शेयर है वो अगर 200 रुपये टच कर जाएगा तो बदले में आपको जो है 1 लाख शेयर आपको दे दिए जाएंगे। कुछ इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है तो उसका भी बेनिफिट स्पैक फाउंडर्स को मिलता है। हाउएवर दिस कुड रिजल्ट इन फर्दर डाइल्यूशन फ्रॉम द इन्वेस्टर हु इनिशियली इन्वेस्टेड इन स्पैक। अब इसका नुकसान कहाँ है भाई? इन्वेस्टर्स ने, मान लो इन्वेस्टर्स के पास 40% था, है ना, अब क्या हुआ 60% किसके पास था? फाउंडर्स के पास था मान लीजिए, या स्पॉन्सर्स के पास था। अब क्या होगा कि भाई जब उनको एडिशनल शेयर अगर मिल जाएंगे तो एडिशनल शेयर मान लो 15% और मिल गए, तो अब क्या हो कि 40% में से 25 मतलब 15% घट गया, तो इनके पास इन्वेस्टर्स का 25% रह गया और इनके पास 75 या 85% पहुंच गया। किसके पास? जो आपके 75% जो आपके स्पॉन्सर थे। तो एक तरीके से इन्वेस्टर्स का जो पावर है वो डाइल्यूट हो गई। कहाँ 40% के मालिक थे, अब कहाँ 25% के मालिक रह जाते। तो वही बोल रहे हैं कि दिस कुड रिजल्ट इन फर्दर डाइल्यूशन, पावर घट रही है इन्वेस्टर्स की जिन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया था स्पैक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफिशियंसी इन अवेलेबल कैपिटल, जो भी पूंजी उपलब्ध है उसमें कमी आ जाती है। दिस कैन हैपन ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडीम्शन, अगर कोई प्री मेच्योर करवाए, अपना पैसा वापस चाहे शेयर बेच दे। इनिशियल स्पैक इन्वेस्टर में चूज टू रिडीम देयर शेयर, मतलब कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे भाई जो अपना शेयर बेचना चाहेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? कैपिटल की कमी होगी। इन द इवेंट दैट रिडीम्शंस आर हायर देन एंटिसिपेटेड द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश विल बिकम अनसर्टेन व्हिच विल फोर्स स्पैक टू सीक पाइप फाइनेंसिंग इन ऑर्डर टू फिल द रिजल्टिंग शॉर्टफॉल। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि रिडीम्शन, हमने सोचा था कि 10% शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जो अपना शेयर बेचेंगे और कैश मांगेंगे, लेकिन अब सोचो कि 35% ऐसे हो गए, तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास कैश का क्रंच हो जाएगा और फिर हमें उस पैसे को अरेंज करना पड़ेगा पाइप फाइनेंसिंग या किसी भी तरीके से। ठीक है, कॉम्पैक्ट टाइम फ्रेम फॉर कंप्लायंस। ऑल्दो स्पैक स्पॉन्सर में ऑफर असिस्टेंस ड्यूरिंग द मर्जर प्रोसेस। तो ये बोल रहे हैं कि जो स्पैक के स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पैक कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, वो आपको मर्जर प्रोसेस में मेन कंपनी को बहुत मदद करते हैं, टारगेट कंपनी को। लेकिन उसके बावजूद भी टारगेट कंपनी टिपिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द बल्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंशियल्स इन SEC फाइलिंग। तो SEC के पास में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने, उसके लिए जो प्राइमरी जिम्मेदारी वो टारगेट कंपनी की ही होती है, यानी टारगेट जिस कंपनी को ये एक्वायर करना चाह रहे हैं। एज वेल एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक कंपनी फंक्शन सच एज इन्वेस्टर्स रिलेशन, इंटरनल कंट्रोल्स विद इन मच शॉर्टर टाइम फ्रेम दैन IPO में आपको सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए 12 से 18 महीने मिलते हैं, लेकिन आपको ये स्पैक के केस में 3 से 6 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी कर देनी होती है। तो ऐसे केस में टारगेट कंपनी को बहुत परेशानियों से भी गुजरना पड़ सकता है। इवन स्पैक स्पॉन्सर आपकी मदद करेंगे, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी टारगेट कंपनी की ही होती है कि वो अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह SEC के पास ले करके जाए, इन्वेस्टर्स रिलेशन, इंटरनल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें तैयार करके दे। नैरो स्कोप फॉर फाइनेंशियल डिलीजेंस। SPAC process does not require the stringent due diligence of a traditional IPO, which could lead to potential restatement, incorrectly valued business and even lawsuit। बोल रहे हैं कि मतलब SPAC को उतनी ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस से नहीं गुजरना पड़ता, उतनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं काम करना होता जितना कि ट्रेडिशनल IPO में हर एक चीज़ जांची परखी जाती है, उतना यहाँ नहीं होता। इसका असर ये हो सकता है कि आपने जो बिजनेस है उसको गलत वैल्यू कर लिया हो। 600 करोड़ की क्षमता नहीं है, लेकिन आपने उसको 400 करोड़ के बिजनेस को 600 करोड़ की क्षमता माप लिया हो। इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है कि कोई केस वगैरह भी आपके ऊपर हो जाए। इट इज़ पॉसिबल। दिस इज बिकॉज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल डिलीजेंस परफॉर्म
इज नैरो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पैक के केस में जो फाइनेंशियल डिलीजेंस की जाती है वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं की जाती है। अब्सेंस ऑफ अंडरराइटिंग एंड कंफर्ट लेटर। इन अ ट्रेडिशनल IPO द अंडरराइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट। हाउएवर बिकॉज द टारगेट कंपनी इज अ स्पैक इज ऑलरेडी पब्लिक इट डज नॉट हैव एन अंडरराइटर। देखो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर जो ट्रेडिशनल जो IPOs अगर आते हैं तो वहाँ अंडरराइटर की ज़रूरत होती है। अंडरराइटर जो वो होता है जो कुछ फीस के बदले में रिस्क को लेता है आपके लिए। तो अंडरराइटर की जिम्मेदारी होती है IPO लाने से पहले कि सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीट करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन अगर जो है स्पैक की बात करें तो ये जो स्पैक कंपनी है वो तो भैया IPO पहले ही ला चुकी है, पहले से ही पब्लिक है, तो ऐसे में उसके पास कोई अंडरराइटर नहीं होता है। अगर अंडरराइटर नहीं होगा तो सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं इसकी जिम्मेदारी, अब अंडरराइटर है नहीं तो किसी की नहीं हुई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस की जा सकती हैं। तो ये काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं जो स्पैक के थ्रू होते हैं और मैंने आपको डिटेल में बताया। तो अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पहली बात, आप यूज का ट्रैक नहीं कर सकते हैं। यानी जब भी इन्वेस्टर स्पैक के IPO में इन्वेस्ट करता है तो उसको ये पता ही नहीं होता कि अल्टीमेटली उसका पैसा किस फर्म में इन्वेस्ट होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रमोटर है, जो स्पॉन्सर है, वो सक्सेसफुल ही हो जाए, किसी न किसी बिजनेस को एक्वायर कर ले। ऐसे केस में अगर वो नहीं एक्वायर कर पाता है तो उस केस में जो इन्वेस्टर है उसको घाटा हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। रिटर्न ज़रूरी नहीं उतना मिले जितना कि हम उम्मीद करते हैं। एक बार हाइप ख़त्म होती है तो रिटर्न भी पुअर हो जाते हैं। जैसा कि गोल्डमैन सैक्स के स्ट्रेटजिस्ट ने बताया कि सितंबर 2021 में जो टोटल 172 स्पैक जो है लिस्ट हुए थे, ठीक है, उनमें से शुरू के यानी कि डील के IPO से डील के बीच, डील अनाउंसमेंट के बीच में जो समय था उसके बीच में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, ठीक है, रसल 3000 इंडेक्स के तहत। लेकिन बाद में पता चला कि वही जो आपके डील क्लोज होने के 6 महीने बाद 42 पॉइंट का मतलब जो है घटत जो है देखी गई है, गिरावट देखी गई है। तो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। लो मार्केट कैपिटल है। रेनेसांस कैपिटल नाम की कंपनी के स्ट्रेटजिस्ट ने बताया कि जितने भी IPO 2021 में आए हैं उनमें से 70% ऐसे हैं जिनके शेयर जब आए थे तो 10 रुपये के ऑफ़र प्राइस पर आए थे, $10 के ऑफ़र प्राइस पर आए थे, लेकिन अभी वो $10 से कम पर ही जो है ट्रेड कर रहे हैं। अब ये जो निराशाजनक परफॉर्मेंस है उसके पीछे हो सकता है कि स्पैक बबल जो है वो अब फूट रहा है, बस्ट हो रहा है। रेगुलेटरी ओवरसाइट यानी कि अब जो SEC वगैरह है, अमेरिका की सरकार वगैरह है, उसने जो है रेगुलेटरी गाइडलाइन को बढ़ाया है, जिसकी वजह से स्पैक जो है धीरे धीरे निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। स्पैक का जो डेजल है, जो चमक है, वो कम हो रही है क्योंकि रेगुलेटरी ओवरसाइट बढ़ाई गई है और इनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है। डिस्क्लोजर नाम बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि और ज़्यादा डिटेल्स अब आपको शेयर करनी पड़ेगी। उसका असर ये हुआ कि 2021 के अप्रैल 2021 के सेकेंड क्वार्टर में जो है कम फाइलिंग की गई। सेकंड क्वार्टर में सिर्फ 60 कंपनियों ने फाइलिंग की, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में 100 स्पैक कंपनियों ने अपने आप को रजिस्टर किया था। मतलब केवल डिस्क्लोजर नाम बढ़ाए जाने की वजह से ही 3 महीने के अंदर अंदर में इतना प्रभाव आ गया। शेयर होल्डर का डायल्यूशन होता है। जो स्पैक के स्पॉन्सर्स होते हैं उनको 20% स्टैक मिला होता है स्पैक को, ठीक है, और वारंट भी मिले होते हैं जिसकी सहायता से वो बाद में भविष्य में एडिशनल शेयर भी खरीद सकते हैं। ओके, वारंट के थ्रू एडिशनल शेयर खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्पैक स्पॉन्सर्स को अर्न आउट कंपोनेंट का भी बेनिफिट मिलता है। अर्न आउट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ऐसी डील है इसमें अगर बिजनेस अच्छा करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो आपको एडिशनल पेमेंट मिलती है, ठीक है। तो अर्न आउट कंपोनेंट का भी ये फ़ायदा उठा करके एक्स्ट्रा शेयर पा जाते हैं। लेकिन इसका असर ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका डाइल्यूशन हो जाता है, उनकी पावर का डाइल्यूशन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट भले किए हुए हैं, लेकिन अब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है इनके पास स्पैक स्पॉन्सर्स के पास चले जा रहे हैं। डिफिशियंसी इन अवेलेबल कैपिटल की भी कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना शेयर बेच करके पैसा चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ कि जितना आपने उम्मीद की थी रिडीम्शन की, उससे ज़्यादा एंटीसिपेटेड, उम्मीद से ज़्यादा अगर रिडीम्शन हुआ, उम्मीद से ज़्यादा शेयर अगर बेच दिए जो है इन्वेस्टर्स ने, तो उस केस में कैश की कमी हो जाएगी और उसको पूरा करने के लिए आपको पाइप फाइनेंसिंग वगैरह से पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। कॉम्पैक्ट टाइम फ्रेम फॉर कंप्लायंस। देखिए, स्पैक के थ्रू जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं या मर्जर होता है 3 से 6 महीने में होता है। तो ऐसे में जो टारगेट कंपनी है सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है कि 3 से 6 महीने के अंदर वो सारी के सारे जो कंप्लायंस है उनको पूरा करे, ठीक है। तो ये मेहनत का काम हो जाता है।
फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस यहाँ पर नहीं रहता है, फाइनेंशियल ईमानदारी की बात उतनी नहीं रह जाती है, क्योंकि यहाँ नैरो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस किया जाता है। ठीक है, जब आईपीओ आता है तो वहाँ पर मतलब काफ़ी कठोर डिलीजेंस करवाए जाते हैं, इसीलिए 12 से 18 महीने लग जाते हैं, हर एक कागजात को ध्यान से देखा जाता है। लेकिन जो है आपका स्पैक के केस में ऐसा नहीं होता है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आप बिजनेस की को अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू कर चुके हों। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अंडर राइटिंग और कंफर्ट लेटर का ऑप्शंस होता है। अगर कोई आईपीओ लेकर आता है तो उस केस में उसे अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ता है। अंडरराइटर की जिम्मेदारी होती है कि वो इंश्योर करें कि सारी की सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट कर रही हैं। लेकिन चूंकि टारगेट कंपनी जो स्पैक के केस में वो पहले से ही पब्लिकली लिस्टेड होती है, तो ऐसे केस में इनको अंडरराइटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में कोई ये चेक करे कि हाँ सब कुछ सही है, सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मिल रही है या नहीं, इसके लिए कोई विकल्प नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये स्पैक के बारे में काफ़ी सारी बातें हो गई। स्पैक क्या होता है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, डिटेल में चर्चा हुई है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।